हेलो, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को बताते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है, तो आइए पढ़ते हैं। लाइट, प्रकाश। देखो, जो प्रकाश है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कहा जाता है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। देखो, जो जिसको हम देख नहीं सकते, प्रकाश को हम देखते नहीं, केवल महसूस करते हैं। जैसे आप ऊर्जा को देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, आप उसको महसूस करने की कोशिश करते हैं, देख नहीं सकते। लेकिन वो ऊर्जा जो रहती है, हमें देखने या कार्य करने में सहायता करती है, वो चाहे जिस प्रकार की ऊर्जा हो। बहुत सारी ऊर्जा को आप लोग देखे होंगे, महसूस किए होंगे। लेकिन जो लाइट है, जो प्रकाश है, ये ऐसी एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें बस महसूस होती है, हमें किसी चीज को दिखाने में मदद करती है। लेकिन ये खुद विजिबल नहीं होती, खुद दिखाई नहीं देती, बस किसी चीज को दिखाता है। वो एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब देखो, यहां तक तो हो गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। अब देखो, प्रकाश ऊर्जा होने के साथ साथ आप लोगों को याद होगा तो एक डी ब्रॉगली नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा था कि कोई भी पृथ्वी में कोई भी कण होता है, उसके पास दो प्रकृतियां होती है। एक तरंग की प्रकृति होती है, दूसरा कण प्रकृति। उन्होंने एक समीकरण भी दिया था, लैम्डा बराबर h/p, जिससे ये सिद्ध होता है कि कोई भी प्रकृति में कण है, वो तरंग भी है और कण भी है। आपको प्रकाश की कण प्रकृति तो जानते होंगे, ठीक है। तो आज इसमें पढ़ेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखते हैं प्रकाश के मुख्य डिफिनेशन। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा तो है, लेकिन उसके साथ एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है तथा विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। इसमें दो क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र होता है विद्युत क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। प्रकाश के दो क्षेत्र होते हैं, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। जो विद्युत क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र, देखो नॉर्मली हमारी आंखों में दो प्रकार के क्षेत्र काम करते हैं। एक विद्युत क्षेत्र होता है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। जो विद्युत क्षेत्र होता है, ये हमारे नेत्र को संवेदित करता है। जैसे प्रकाश की किरण आंखों पर पड़ती है, आप देखो कभी भी सोते रहो, जब आपके ऊपर लाइट पड़ेगी, प्रकाश पड़ेगा, तो आपको ऑटोमेटिक ऐसा लगने लगेगा कि कुछ हो रहा है अगल बगल, तो आप तुरंत जाग जाते हैं। तो प्रकाश में ये विद्युत क्षेत्र के माध्यम से ही होता है। प्रकाश में दो प्रकार के क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। प्रकाश में कितने प्रकार के क्षेत्र? दो प्रकार के क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। प्रकाश में दो प्रकार के क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र जो होता है हमारे नेत्र को संवेदित करता है, वैद्युत क्षेत्र नेत्र को संवेदित करता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, वो दृश्य ज्ञान को जागृत करता है। नेत्र को संवेदित कर दिया वैद्युत क्षेत्र, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या कर देता है? जागृत कर देता है, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। इसलिए फिर से एक बार दोहराइए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश दिखाई नहीं देता, अपितु दूसरे वस्तु को हमें दिखाई देने में सहयोग करता है, ठीक है। प्रकाश एक तरंग के रूप में व्यवहार करता है। प्रकाश में दो प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। प्रकाश में दो प्रकार के क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है,
ये हमारे दृष्टि, हमारा जो आंख होता है इसको संवेदित करता है, इसको संवेदना देता है कि देखे चाहे जो। अब देखो हम लोग मनुष्य हैं, हम लोगों के अंदर भी दो क्षेत्र हैं। देखो हम लोगों का पहला कण प्रकृति है, दूसरा तरंग प्रकृति है। तो तरंग प्रकृति में देखो हम मनुष्य हैं, हमारा शरीर भी कहा जाता है कणों से मिलकर बना है, तो हम लोगों के अंदर कण प्रकृति, तरंग प्रकृति। अब तरंग प्रकृति में आप जानते हैं तरंगे दो प्रकार की होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग और क्या कहते हैं कि तरंगे एक ये होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, एक में विद्युत क्षेत्र दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। तो आप किसी को देखते हो ना तो उसके अंदर से दो, आप किसी को देखो, ठीक है, एनीथिंग, किसी को आप लोग किसको देख सकते हो हमको पता है, ठीक है। तो आप किसी को भी देखो उससे निकलेगा दो क्षेत्र, एक वैद्युत क्षेत्र दूसरा का चुंबकीय क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, अब उसका वैद्युत क्षेत्र आपकी आंख पर गया और चुंबकीय क्षेत्र गया, तब आराम से पहचानोगे अरे हाँ ये तो हमारा वाला है, एकदम कंफर्म पहचान लोगे। तो अपने विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से आंख से आप पहचान लिए, तो इससे पता चलता है प्रकाश कौन सी तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इसके साथ यह एक प्रकार की ऊर्जा है। तरंगे हमेशा किसके रूप में चलती हैं, ऊर्जा के रूप में चलती हैं, ठीक है। अब प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके बाद चलते हैं, देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या है, कैरेक्टर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। देखो सबसे पहला प्रकाश का पहला गुण है प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। गति करता है, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है, कभी इधर उधर गति नहीं करता। प्रकाश को अगर गति करना होगा तो हमेशा सरल रेखा में गति करेगा। देखो आप रात को टॉर्च की लाइट जलाओ और उसको जलाकर देखो, प्रकाश का तिरछी मिर्ची जाता है क्या, इधर से गया तो कहेगा कोलिया है इसके कट जाए फिर सीधा हो जाए। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। अभी आप प्रकाश के गुण पढ़ेंगे तो उसमें प्रकाश का गुण आता है, आप देखोगे जो फैलता है सिकुड़ता है उसके लिए अलग है, उसके लिए व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो प्रकाश का सबसे पहला गुण होता है प्रकाश एक सरल और सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा, निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, अधिक होती है। अब देखो निर्वात किसे कहते हैं, आप नॉर्मली निर्वात किसे कहेंगे, जब प्रकाश, देखो निर्वात किसे कहते हैं, जहां पर वायु न पाया जाए, जहां पर किसी प्रकार का वातावरण न हो उसी को निर्वात कहते हैं। जहां से हवा को एकदम हटा दिया जाए उसको आप निर्वात की संज्ञा देखो, चाहे जो हो। अब देखो जैसे ब्रह्मांड हो गया हमारा, ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड सबसे तेज रहती है तो आप उसको निर्वात की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अब देखो अब ये पता करता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल एक्चुअली होती क्यों है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। अब देखते हैं अगला गुण, 3 हो गया। चौथा, प्रकाश में वैद्युत चुंबकीय तरंग पाया जाता है। वैद्युत चुंबकीय तरंग पाया जाता है। प्रकाश कौन सी तरंग है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला पांचवा अगर आप देखें तो प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अब यहां तक आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद आगे आपको बताते हैं। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है।
नहीं, अब देखिए बताते 5 नंबर, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अब जो प्रकाश रहता है ना, प्रकाश कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश जो होता है इसकी सीमा, दृश्य प्रकाश जो होता है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, अब देखो यहां तक हो गया। प्रकाश, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन जो प्रकाश होता है, अभी हम आपको बताया, प्रकाश में दोहरी प्रकृति पाई जाती है। छठवां, प्रकाश में दोहरी प्रकृति पाई जाती है, दोहरी प्रकृति। अब देखो दोहरी प्रकृति का अर्थ क्या है कि कोई भी प्रकाश है उसके दो लक्षण आपको दिखाई देंगे, इसको कहते हैं दोहरी प्रकृति। देखो प्रकाश की दोहरी प्रकृति जो होती है उसकी व्याख्या कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाते। जैसे प्रकाश की दोहरी प्रकृति की व्याख्या कुछ कर पाते हैं, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश की दोहरी प्रकृति की व्याख्या विद्युत चुंबकीय तरंग, और आपका विद्युत चुंबकीय तरंग के अलावा आपका हो गया क्या कहते हैं कि परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवण। इसकी व्याख्या बस कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे प्रकाश दोहरी प्रकृति की व्याख्या विद्युत चुंबकीय तरंग, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवण। प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या बस कुछ ही कर पाते हैं, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवण। लेकिन प्रकाश के कुछ ऐसे भी गुण हैं, यहां आपको नीचे बताते हैं प्रकाश के गुण में। प्रकाश के कुछ ऐसे भी गुण हैं जिनकी जो व्याख्या है प्रकाश ये तरंग सिद्धांत नहीं कर सकता। कोई इन गुणों की तो व्याख्या कर लेता है नॉर्मली, लेकिन प्रकाश के कुछ ऐसे गुण हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता। जैसे किसकी व्याख्या नहीं कर पाता, ये भी गुण है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की नहीं, और कंपार्टन प्रभाव। इन दोनों की व्याख्या जो है वो तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता। इनकी व्याख्या आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की। इनकी व्याख्या के लिए एक आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी व्याख्या की। आइंस्टीन नामक विद्वान ने इसकी व्याख्या की और इसको कहते हैं प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत। इन्होंने दिया प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत। इन्होंने प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत के बारे में बताया, जिसके द्वारा इसकी व्याख्या की जा सके। सिद्धांत प्रकाश फोटॉन सिद्धांत के द्वारा इन्होंने इसकी व्याख्या की। इसके अनुसार इन्होंने क्या बताया, सुनिए। प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत, प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत में इन्होंने कहा जो प्रकाश के कण है वो छोटे छोटे क्वांटाइज बंडलों के रूप में चलते हैं, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। प्रकाश के कण छोटे छोटे बंडल या पैकेटों के रूप में चलते हैं, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। प्रकाश के कण, फिर से देख लीजिए, प्रकाश के कण छोटे छोटे बंडल के रूप में चलते हैं।
में चलते हैं जिन्हें फोटान कहते हैं, जिन्हें फोटान कहते हैं। ये रहे देखिए प्रकाश के गुण। ध्यान से सुनिए। देखो सबसे पहला प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, दूसरा प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में पाया जाता है, तीसरा प्रकाश जो होता है निर्वात में इसकी चाल सबसे ज्यादा होती है। एकदम मच के कहां चलेगा? निर्वात में चलेगा। एकदम दबा के कहो कि प्रकाश की चाल सबसे तेज कहां होती है, तो आप कहेंगे प्रकाश की चाल सबसे तेज जहां होती है आप उसको निर्वात कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। उसके पश्चात अगर आपसे कहा जाए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और प्रकाश में दोहरी प्रकृति पाई जाती है, कण प्रकृति भी होती है और तरंग प्रकृति भी होती है। जैसे आप लोग नॉर्मली कहीं पर देखेंगे कोई मनुष्य इंसान चाहे जो, उसके अंदर दोहरी प्रकृति पाई जाती है। अभी तो आप लोगों के अगल बगल बहुत सारे दोहरी प्रकृति के होंगे, इधर कुछ उधर कुछ, इसलिए प्रकाश में दोहरी प्रकृति पाई जाती है। प्रकाश भी दोहरी प्रकृति का पालन करता है। और दोहरी प्रकृति के साथ प्रकाश जो होता है इसमें ये किस सिद्धांत का पालन करता है? ये तरंग सिद्धांत का पालन करता है। और तरंग सिद्धांत में ये अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण के बारे में बताता है। अभी हम चर्चा करेंगे कि व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण वगैरह क्या होता है। इसके पश्चात ठीक है व्यतिकरण विवर्तन की व्याख्या करता है। इसके बाद हम देखते हैं जो प्रकाश है, ये दृश्य प्रकाश दो प्रकार के होते हैं, दृश्य प्रकाश, अदृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश जो हमें दिखाई क्या कहते हैं, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं, वो दृश्य प्रकाश होता है। अब देखो दृश्य प्रकाश जो होता है उसकी तरंग दैर्घ्य होती है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम में 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक के जो प्रकाश रहते हैं वो हमको दिखाई देते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो तरंग सिद्धांत जी की व्याख्या नहीं कर पाता, जैसे प्रकाश का विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कंपार्टमेंट प्रभाव। इसके व्याख्या के लिए आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक आए और आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत दिया। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत दिया और फोटॉन सिद्धांत के रूप में उन्होंने कहा जो प्रकाश होता है ये बंडलों के रूप में चलते हैं जिन्हें फोटॉन कहते हैं। यही प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत है। अब हम एक्चुअली में बात करते हैं कि प्रकाश की जो गति है वो कैसे प्राप्त की गई। प्रकाश की गति के बारे में आज विस्तृत चर्चा करते हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा पता, आप लोगों को इसी बता दिया होगा रटाने के लिए स्कूल में कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड चलता है, कैसे चलता है, क्या चलता है। आज इसमें पता करते हैं, अच्छे से जानते हैं कि कैसे चलता है प्रकाश और कितनी इसकी वेलोसिटी होती है प्रकाश की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश कैसे गति करता है। देखो देखिए, देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का वेग। प्रकाश के वेग के बारे में सर्वप्रथम रोमर नामक विद्वान ने बताया। रोमर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम प्रकाश की गति के बारे में बताया था। इन्होंने देखो कहा, इन्होंने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों को देखा। इन्होंने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों को देखकर बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों को देखकर इन्होंने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों को देखकर उस प्रकाश के वेग का पता लगाया। प्रकाश के वेग का पता लगाया। अब यहां तो हमें पता चल गया कि इन्होंने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों को देखकर प्रकाश के वेग का पता लगाया। अब पता करते हैं कि आखिर इन्होंने एक्चुअली पता कैसे लगाया था।
इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने उपग्रह में लगने वाले दो ग्रहणों के बीच की अवधि को मापकर इसके जो उपग्रह है, जो बृहस्पति ग्रह के उपग्रह है, इन दो उपग्रहों के बीच में लगने वाली ग्रहण की अवधि को मापा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो उपग्रहों के बीच में लगने वाले दो ग्रहणों के बीच की अवधि को मापा। इन्होंने उपग्रह के बीच में लगने वाले दो ग्रहणों की अवधि को मापा। ग्रहण, ठीक है, जिसे अभी हाल में ग्रहण लगा है, तो आप जानते हैं हर ग्रह रहता है, उसके पास एक उपग्रह रहता है, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। तो वैसे बृहस्पति ग्रह के जो उपग्रह हैं, उनके उसमें लगने वाले जो दो ग्रहण है, उपग्रहों के बीच में लगने वाले दो ग्रहण की अवधि को मापा, और दो ग्रहणों की अवधि को मापकर उन्होंने क्या बता दिया, प्रकाश की चाल। दो ग्रहणों की अवधि को मापकर उन्होंने प्रकाश की चाल के बारे में बताया। किसने बताया? रोमन नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों को देखकर प्रकाश के वेग का पता लगाया। अब यहाँ पर बात आती है, आखिर उपग्रहों को देखकर कैसे पता लगाया? तो उपग्रहों को देखकर ऐसे पता लगाया कि उपग्रहों के बीच में लगने वाले दो ग्रहण, उपग्रहों के बीच में लगने वाले दो ग्रहण, ग्रहण तो आप लोग जानते ही होंगे अच्छे से, कैसे लगता है कैसे नहीं लगता है, आपसे अच्छा कौन जानता होगा? क्योंकि हाल ही में करवा चौथ बीता है, तो पता होगा आप लोगों को, पावर ऑफ मून, चंद्रमा की पावर, ठीक है। तो उपग्रहों के बीच की, अच्छा कभी सोचो ऐसा कि ये आया रहे और उसी वक्त ग्रहण लग जाए, तो तब तो बवाल हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो उपग्रहों के बीच में लगने वाले दो ग्रहण की अवधि को मापा और अवधि से किसकी चाल को ज्ञात कर लिया? प्रकाश के चाल को ज्ञात कर लिया। और प्रकाश का चाल जो पता चला वो सबसे अधिक निर्वात में होता है। इसका कितना मान होता है? देखो, इसका होता है 1,86,310 मील। 1,86,310 मील, सोचो इतना होता है, 1,86,310 मील प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड होता है, मील प्रति सेकेंड। सोचो कितना होता है, 1,86,310 मील प्रति सेकेंड। अगर यही आप किलोमीटर में देखें तो 2,99,776, अगर किलोमीटर में देखें 2,99,776 होता है किलोमीटर। 2,99,776 किलोमीटर इसका लाइट होता है, ठीक है। और उसके बाद जो हवा में प्रकाश रहता है, प्रकाश की देखो निर्वात की तुलना में प्रकाश की चाल जो रहती है वो हवा में 0.3% कम हो जाता है। हवा में जैसे निर्वात में इतनी तेज चल रही है, तो हवा में 0.0003% प्रकाश की चाल उसमें कम हो जाती है। हवा में क्या है कि हवा में बहुत सारे कण उड़ते हुए पाए जाते हैं। और निर्वात, और देखो पानी, हवा हो गया, अब देखते हैं पानी। पानी में जो प्रकाश की चाल होती है ये 25% कम हो जाती है, क्या कि पानी के कण पास पास में रहते हैं, द्रव अवस्था में रहता है। और यही कांच में देखा जाए तो कांच में 35% कम हो जाता है प्रकाश, 35% कम प्रकाश की चाल हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट के बारे में आपको बता दिए, रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया। इन्होंने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों को देखकर बताया। उपग्रहों को देखकर कैसे बताया? तो इन्होंने उसमें दो उपग्रह, जो उपग्रह थे उनमें लगने वाले दो ग्रहों के बीच की अवधि को देखकर प्रकाश की चाल को बताया। वहां पर देखो, अंतरिक्ष में निर्वात होता है, वायु नहीं पाया जाता, अंतरिक्ष में निर्वात होता है, वायु नहीं पाया जाता। और इन्होंने बताया कि प्रकाश की चाल जो होती है वो 1,86,300 मील, कितना? आप लोग एक साथ हमारे साथ बोलिए, प्रकाश की चाल 1,86,310 मील प्रति सेकेंड होता है। अगर ये किलोमीटर में देखें तो 2,99,776 किलोमीटर, 2,99,776 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2,99,776 किलोमीटर प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड
2,99,776 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप ऐसी कहते हो 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है? अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कैसे होता है, कैसे निकाला गया, इसके बारे में कौन बताया। यहां तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब चलते हैं आगे। हम आपको बताए प्रकाश, प्रकाश के गुण। अब बताते हैं प्रकाश के माध्यम। यहां तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं प्रकाश के माध्यम। प्रकाश के माध्यम, माध्यम इसे कहते हैं मीडियम ऑफ लाइट। मीडियम ऑफ लाइट, प्रकाश के माध्यम। प्रकाश के देखो माध्यम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब पहले ये बताओ प्रकाश के माध्यम किसे कहते हैं। अब इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। माध्यम, प्रकाश के माध्यम मतलब कि प्रकाश जिसमें गति करता है, प्रकाश जहां पर गति करता है उसी को प्रकाश का माध्यम कहते हैं। प्रकाश का माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाश, प्रकाश जहां पर गति करता है, गति करता है उसी को प्रकाश का माध्यम कहते हैं। माध्यम कहते हैं। अब माध्यम आपको पता ही होगा, सरल माध्यम, विरल माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम। प्रकाश के 2 माध्यम, सघन माध्यम होता है और विरल माध्यम। अब सघन माध्यम किसमें कहते हैं? जिसमें कण पास पास हो। जिसमें कण पास पास वो कौन सा माध्यम? जिसमें कण पास पास वो कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। और जिसमें कण दूर दूर वो कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हमारे इसके पारदर्शक माध्यम देखते हैं। इसके 3 पारदर्शक माध्यम होते हैं। पहला होता है जिसे बोलते हैं पारदर्शक, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। दूसरा होता है पारभासक। तीसरा होता है अपारदर्शक। पारदर्शक, पारभासक, अपारदर्शक। ठीक है। पारदर्शक जिसमें प्रकाश की किरण, जिसमें प्रकाश की किरण पूरी तरह आर पार जा सके। जिसमें प्रकाश की किरण पूरी तरह आर पार जा सके। पारदर्शक किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश की किरण पूरी तरह आर पार जा सके। पारदर्शक जिसमें प्रकाश की किरण पूरी तरह आर पार जा सके उस माध्यम को पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जिसमें प्रकाश की किरण पूरी तरह आर पार जा सके उस पारदर्शक माध्यम को पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे यहां पर देखते हैं, जैसे में आखिर कौन हो सकता है? जैसे हो गया आपका कांच। कांच में आपकी प्रकाश किरण आर पार जा सकती है, कांच हो गया आपका। और जैसे कांच के बाद आप ले लीजिए वायु में प्रकाश किरण आर पार जाती है, पूरा वायु है पारदर्शक माध्यम में जहां से आता है। तो ये देखो जैसे कांच, वायु वगैरह ये सब पारदर्शक माध्यम हो गए। अब पारभासक देते हैं जिसमें प्रकाश की किरण ये थोड़ा इसकी अपेक्षा थोड़ा सघन होता है। जिसमें प्रकाश की किरण इसको मिटा देते हैं ताकि हमारा लाइन टेढ़ा हो रहा है, आप लोग लिख लिए होंगे। तो जिसमें प्रकाश किरण पूरी तरह आर पार न जा सके। जाएगा, इसमें प्रकाश किरण आर पार जाएगा लेकिन पूरी तरह आर पार नहीं जाएगा। जैसे देखते हो ना
किसी से कुछ कहो, कहता है हाँ ये चीज तो है, लेकिन बीच में क्या आ जाता है, लेकिन हम तुमको ही कहेंगे तो, लेकिन, तो वहां पर लेकिन आ जाता है। ठीक है, तो जिसमें प्रकाश किरण पूरी तरह आर पार न जा सके, मतलब जाएगा आर पार, इसकी कहने का अर्थ क्या है, आर पार जाएगा लेकिन पूरी तरह नहीं जाएगा। जैसे गंदा जल, गंदा जल, घिसा हुआ कांच, घिसा कांच में प्रकाश किरण जाएगा, तेल लगा हुआ कागज, हुआ कागज, ठीक है, तेल लगा हुआ कागज, ये सब रहते हैं। अब अपारदर्शक माध्यम देखते हैं। अपारदर्शक माध्यम में देखो ये घिसा हुआ है, छिपा हुआ मत समझना, घिसा हुआ कांच, घिसा कांच, ठीक है। अब देखो अपारदर्शक माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण आर पार, अपारदर्शक मतलब आर पार न जा सके, जा सके, आर पार न जा सके। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश किरण आर पार न जा सके, उस माध्यम को आप कौन सा माध्यम कहेंगे, अपारदर्शक माध्यम। ध्यान से दोहराओ, पारदर्शक माध्यम जिस माध्यम से प्रकाश व्यक्त करता है, पारदर्शक माध्यम ऐसा माध्यम जिस माध्यम से प्रकाश व्यक्त करता है, पारदर्शक माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश व्यक्त करता है। फटाफट बोलिए, देखो बोलो, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश किरण क्या कहता है कि जिस ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश किरण व्यक्त करता है, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश किरण व्यक्त करता है, उस माध्यम को पारदर्शक माध्यम कहते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के, सघन माध्यम, विरल माध्यम। सघन माध्यम इसमें ऐसा माध्यम जिसमें कण पास पास रहते हैं, उस माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश कण पास पास रहते हैं, उस माध्यम को सघन माध्यम। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश कण पास पास रहते हैं, उस माध्यम को सघन माध्यम। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश कण पास पास रहते हैं, उस माध्यम को सघन माध्यम। जिसे सघन माध्यम समझो, नॉर्मली समझो, बस उसमें चढ़े हुए एकदम एकदम कचक के उसमें लोग भरे हुए। अगर आपको जाना है तो इधर उधर होगे थोड़ा, तो जब एकदम भरे हुए हैं तो आपको जाने में थोड़ा कठिनाई होगी, तो वो माध्यम कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम। वो माध्यम कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। अब खूब बढ़िया जाओ एसी वाले में एकदम टिकट लेके, तो वहां पे जाओगे आराम से, जैसे जाना हो एकदम पैर फैला के बैठो, का आनंद है। तो कौन सा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम। जिसमें जाने प्रकाश को थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़े, वो माध्यम सघन माध्यम। अब जिसमें न करना पड़े, वो माध्यम विरल माध्यम। ठीक है। और ऐसे देखा जाए प्रकाशित माध्यमों के बारे में तो तीन होते हैं, पारदर्शक, पारभाषक, अपारदर्शक। पारदर्शक, पारभाषक, अपारदर्शक। पारदर्शक किसे कहते हैं, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश किरण पूरी तरह आर पार जा सके, उस माध्यम को पारदर्शक माध्यम। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण पूरी तरह आर पार न जा सके, उस माध्यम को पारभाषक माध्यम कहते हैं। और अपारदर्शक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश किरण पूरी तरह आर पार न जा सके, उस माध्यम को अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे अपारदर्शक माध्यम में आप लकड़ी ले लो और उसके बाद दीवार ले लो, तो ऐसे ही सब माध्यम क्या है, अपारदर्शक माध्यम, जिसमें प्रकाश किरण पूरी तरह आर पार न जा सके। आई होप ये समझ में आएगा। अब इसको बिठाते हैं और आगे बताते हैं आप लोगों को। माध्यम हो गए आपके। अब थोड़ा प्रकाश की किरण पर फोकस करते हैं। किरण, रे, RAY। प्रकाश किरण किसे कहते हैं, प्रकाश से निकलने वाले एक बीम को प्रकाश किरण कहते हैं। एक बीम को प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है। प्रकाश से एक लाइट निकली, जिसे लेजर वेजर आप चलाते हो तो देखते हो कि प्रकाश से एक सीधी निकलती है, तो उसको आप क्या कहोगे, प्रकाश किरण।
अब जैसे प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? बहुत सारी प्रकाश किरणों के समूह को, बहुत सारी प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। बहुत सारी प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। बहुत सारी प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। एक खोखलौता रहेगा तो किरण, और बहुत सारी रहेंगे तो प्रकाश पुंज। यहां तक क्लियर है आपको? अब आगे आपको बताते हैं। अब देखो यहां तक प्रकाश किरण प्रकाश पुंज हो गया। आप लोगों को आगे बताते हैं। अब आपको बताते हैं प्रकाशिक वस्तु। प्रकाशिक वस्तु, ठीक है। लाइटिंग ऑब्जेक्ट या लाइट ऑब्जेक्ट, लाइट ऑब्जेक्ट प्रकाशिक वस्तु। तो प्रकाशिक वस्तु किसे कहते हैं? प्रकाशिक वस्तु किसे कहते हैं? ऐसी वस्तु जिसमें से प्रकाश का उत्सर्जन हो। ऐसी वस्तु जिसमें से प्रकाश का उत्सर्जन हो, उत्सर्जन हो उसे प्रकाशिक वस्तु कहते हैं। ठीक है। प्रकाशिक वस्तु दो प्रकार के, पहला प्रदीप्त वस्तु है और दूसरा अदीप्त। इसको कहते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस, और इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। आप लोग ल्यूमिनस देखे होंगे, ल्यूमिनस का प्रचार भी आता है। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टार्च हो गया, ये टार्च जैसे हो गया, ये प्रकाश का उत्सर्जन करता है। टार्च जलाते हो तो प्रकाश निकलता है। सूर्य हो गया, बहुत सारे, लालटेन वगैरह हो गया। लालटेन जला के आप लोग बचपन में पढ़ते थे। लालटेन नहीं, ढेवरी जला के पढ़ते थे, कांच वाला, याद है? ढेवरी जला के लालटेन हो गया। इन सब के द्वारा पढ़ते हैं। अब आदित्य देखते हैं नॉन ल्यूमिनस। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं,
प्रकाश से प्रकाशित होती हैं ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन्हें उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, ये सब कौन सी वस्तुएं हैं? अदीप्त वस्तुएं। वस्तुएं दो प्रकार की, प्रकाशित वस्तुएं दो प्रकार की, प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाशित होती है, जो स्वतः तो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करेगी लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित हो, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। सोचो, अगर प्रकाश न होता तो आप कहां से किसी को देखते? जब किसी को देखते नहीं तो कहां से मिलते? तो इसलिए प्रकाश का रहना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रहा तो काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती लेकिन दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, इन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, जैसे कुर्सी, मेज आदि। यहां तक क्लियर है? अब आगे बताते हैं आपको। प्रकाशिक माध्यम हो गया आपका। प्रदीप्त, अदीप्त, इसके बाद आपको बताते हैं। देखो, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक वस्तुएं हो गई। अब आगे देखते हैं कि वस्तुएं किसे कहते हैं। देखो, आगे बताते हैं आपको। यहां पर वस्तुओं के बारे में हो गए। अब आपको बताते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, अब यहां तक हो गया। अब गोलीय दर्पण पढ़ते हैं। दर्पण पर आ जाते हैं, काहे कि आपका ये सब क्लियर हो गया हमारे ख्याल से। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। देखते हैं गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ठीक है, देखिए अब देखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है? स्फेरिकल मिरर, SPHERICAL, स्फेरिकल, MIRROR, स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण। ठीक है, मिरर या दर्पण किसे कहते हैं ये देखिए कि देखो गोलीय दर्पण क्या है? एक गोला सा कांच होता है। किसी गोल, देखो कोई गोला सा कांच है, उस गोले पर आप पेंटिंग कर दे, उस गोले पर कलई कर दे। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? किसी गोलीय कांच के, देखो किसी गोलीय कांच के एक भाग पर कलई कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए। यस सर। जाए तथा दूसरा भाग परावर्तक तल हो, तथा दूसरा भाग परावर्तक तल हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण जो होता है इस पर कलई कर दी जाती है। अब कलई किसकी होती है? पारे की होती है एवं रेड ऑक्साइड की, रेड ऑक्साइड की
आप कलई कर सकते हैं, या AGBR की, इन सब की कलई और सिल्वर की भी कोटिंग की जाती है, सिल्वर की, चांदी की। तो देखो ये सब की कोटिंग कर दी जाती है। कोटिंग का मतलब पीछे पेंट कर दिया जाता है। अब जैसे पीछे पेंट नहीं रहेगा तो आर पार दिखाई देगा, तब आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन अगर आर पार ना दिखाई दे, अगर हम एक भाग पर कोटिंग कर दें, एक भाग परावर्तक तल हो, तो अगर ये गोल का कांच है, कांच गोला है तो उसे गोलीय दर्पण, कांच सीधा है तो समतल दर्पण। तो ऐसे इस हिसाब से आप करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, गोलीय दर्पण। दर्पण अगर किसी के नाम के पीछे लग जाए या मिरर लग जाए, समझ लो उसके एक भाग पर कलई की गई है, तब उसका नाम दर्पण लगा है। गोली दर्पण किसे कहते हैं, किसी गोले कांच का एक भाग पर कलई कर दिया जाए, एक पृष्ठ पर पेंटिंग कर दिया जाए, एक पृष्ठ पर पुतैया कर दिया जाए, और दूसरा भाग जो है परावर्तक तल हो जाए, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे पारे की पेंटिंग हो सकती है, रेक्स ऑक्साइड की, सिल्वर ब्रोमाइड की, और सिल्वर की। जो सिल्वर की पेंटिंग होती है वो वाले कांच काफी महंगा। पहले के समय के जो राजा लोग रहते थे, राजा की रानियां, राजा की जो रानियां रहती थी वो ये वाले कांच में देखती थी। ठीक है, तो एकदम बढ़िया से जी वाला कांच रहेगा, इसमें एकदम HD दिखाई देता है, साफ साफ। मुंह पे एक दाग रहेगा ना, एकदम धमक के दिखाई देगा तुरंत, गजब दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है, अब गोली दर्पण दो, समतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। दर्पण 3 प्रकार के, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। कितने प्रकार के, 3। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहेंगे, जब किसी समतल कांच के, जब किसी समतल कांच के, समतल कांच के एक भाग पर कलई कर दिया जाए, एक भाग पर कलई कर दिया जाए, कर दिया जाए जाए तथा दूसरा भाग परावर्तक तल हो जाए, दूसरा भाग परावर्तक तल हो जाए, तल हो जाए, उसे समतल दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण, उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, एक भाग पर कलई कर दें, दूसरा भाग परावर्तक तल हो जाए। लेकिन कौन सा कांच रहना चाहिए बाबू, कांच रहना चाहिए समतल कांच। कौन सा कांच रहना चाहिए, समतल कांच, प्लेन मिरर रहना चाहिए, प्लेन रहना चाहिए। और मिरर आप जानते हो कैसे लगाओगे, इसके पीछे एकदम पूरा लपेट दोगे, एकदम पेंटिंग कर दोगे, तो कौन सा समतल हो, कौन सा दर्पण हो जाएगा, समतल दर्पण। समतल कांच पे पेंटिंग कर दो एक भाग पर, दूसरे भाग से परावर्तक तल, एक भाग पर पेंटिंग, दूसरे भाग पर परावर्तक तल, बन गया कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। उसके बाद आता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उसके बाद आता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। देखो, गोलीय कांच के एक भाग को उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, देखते हैं। गोलीय कांच के, गोलीय कांच के, गोली कांच के दबे हुए पृष्ठ पर, दबे हुए पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए। कलई मतलब पेंटिंग, अपना कलई मत सोचना ना जो कला लगाती हो, कलई कर दिया जाए, कर दिया जाए तथा उभरे हुए भाग से, भाग से
प्रकाश का परावर्तन हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण हो गया। अब अवतल दर्पण देखते हैं। ये इतना हो गया। अब अवतल दर्पण के बारे में देखते हैं कि अवतल दर्पण क्या है। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जब किसी कांच के जब किसी गोलीय कांच की, गंदी बात ये नहीं लिखना, इसे लिखना चाहिए। जब किसी गोलीय जब किसी गोलीय कांच के उभरे हुए भाग पर कलई कर दी जाए। कलई का मतलब पेंटिंग कर दिया जाए तथा दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो अब हम जान गए उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब ध्यान से देखो, समतल दर्पण जब किसी समतल कांच के एक भाग पर कलई कर दिया जाए, जब किसी समतल कांच के बाबू एक भाग पर कलई कर दिया जाए और दूसरा भाग परावर्तक तल हो जाए तो उस कांच को समतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण गोलीय कांच के दबे हुए पृष्ठ पर, कोई गोला कांच रहेगा, गोला कांच का सीधा काटोगे तो एक भरा एक दबा हुआ, गोलीय कांच के दबे हुए पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए, भरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण जब किसी गोलीय कांच के उभरे हुए भाग पर पेंटिंग कर दिया जाए और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखते हैं कैसे। ठीक है, यहां इतना हो गया। अब आते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, आप लोग जान गए। अब हम देखते हैं इनके कार्य क्या होते हैं। कार्य के बारे में देखते हैं, कौन सा कार्य होता है। सबसे पहले समतल दर्पण में देखते हैं। आपका सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है समतल दर्पण में परावर्तन। परावर्तन मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो
प्रकाश कांच से टकराकर जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण है एक माध्यम में आती है तो यहां पर थोड़ा सा दूसरे माध्यम करती जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलने के पश्चात कांच से टकराती है। चलने के पश्चात प्रकाश कांच से टकराकर दूसरे माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए ये रहा हमारा समतल दर्पण, इस पर हम कर देते हैं कलई, ये हो गया कोटिंग हमारा। हम इसको एक नाम दे देते हैं दोनों साइड M1 M2, आपको जो अच्छा लगे वो दे दीजिए। यहां से प्रकाश किरण चली, यहाँ पे टकराई और टकरा कर जस्ट उसी एंगल पे लौट गई और यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा आ जाती है जिसको हम अभिलंब कहते हैं। इसके बारे में भी बात करते हैं। देखो ये कौन सी किरण हो गई हमारी, ये किरण ऐसे आ रही है, यहाँ पर टकराई, टकरा करके दूसरे माध्यम में वापस लौट गई। ये हमारी आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण। और ये हमारी परावर्तित किरण, वर्तित किरण। और ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, इधर लिख देते हैं ऊपर जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। परावर्तक पृष्ठ, ये हो गया हमारा आपतन बिंदु, ये हो गया हमारा अभिलंब। और इस पर एक कोण बनेगा दोनों साइड, ध्यान से देखिए तो एक ये कोण और एक ये कोण, इसको बोलते हैं कोण आई, इसको बोलते हैं कोण आई। तो कोण आई को कहते हैं आपतन कोण, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन कोण यानी परावर्तन कोण। आपको इंग्लिश के साथ बताते हैं। आपतित किरण को बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतन बिंदु को बोलते हैं मर्ज पॉइंट। इसको बोलते हैं आपतन कोण को क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल। इसको बोलते हैं अभिलंब को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल, इसको कहते हैं नॉर्मल। परावर्तन को कोण को कहते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड एंगल, REFLECTED, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है। परावर्तक पृष्ठ को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस, SURFAC, रिफ्लेक्टेड सरफेस। अब देखो
इतने सारी चीजें हो गई। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले आपतित किरण आई, इससे टकराई, ये हो गया हमारा परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी दिशा फिर दूसरे दिशा में उतने ही अंश पर लौट गई। तो प्रकाश का परावर्तक किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण चलने के पश्चात, देखो प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण चलने के पश्चात परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु से टकराती है, फिर वहां से टकराकर उसी कोण पर दूसरे दिशा में लौट जाती है। तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी के द्वारा आप वस्तुओं को देखते हैं। जैसे किसी को आप देखते हो, बढ़िया से एकदम देखना है, बढ़िया से झाड़ ओढ़ के खड़े हो एकदम, बस दिखा जाए यार, दिखा जाए तो एकदम मामला सेट हो जाए। तो क्या करोगे? जैसे आप देखिए उसको, तो उससे टकरा कर चलने वाली प्रकाश किरण आपकी आंख पर आई, उससे परावर्तित हुई टकरा करके आपकी आंख पर आई, और आंख उसका प्रतिबिंब बनाया और दिमाग के पास भेज दिया। बहुत अच्छा लगा देख करके। तो आप ऐसे चीजों को देखते हो किसके द्वारा? परावर्तन के द्वारा। चीजों किसके द्वारा देखते हैं? परावर्तन। उससे टकराकर आपके पास में आ गई, परावर्तन अपवर्तन दोनों घटना होती है। देखो आपतित किरण को कहते हैं इंसिडेंट रे, आपतन बिंदु को बोलते हैं मर्ज पॉइंट, आपतन कोण को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, अभिलंब को बोलते हैं नॉर्मल, परावर्तन कोण को रिफ्लेक्टेड एंगल, परावर्तक पृष्ठ को रिफ्लेक्टेड सरफेस। ये ठीक है। अब इसको मिटाते हैं और आपके प्रकाश को परावर्तन के नियम बताते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं? देखो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम? दो नियम। कौन कौन से नियम हैं देखते हैं। सबसे पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा नियम है आपतन कोण आई, ये परावर्तन के नियम है। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। कैसे हम आपको समझाए थे, ये देखिए ऐसे हमारी प्रकाश किरण आई, ऐसे टकराई, ऐसे टकरा के लौट गई, ये हमारा कलई हो गया, ये हमारा अभिलंब हो गया। ये हमारा अभिलंब हो गया, इसमें खींचा गया, ये वाला कोण आई, ये वाला कोण आर। अब देखो, आप देखोगे जितने अंश पर ये आपतित किरण आ रही है उतने अंश पर परावर्तित भी होगी। तो कोण आई कोण आर के बराबर होता है, कोण आई कोण आर के बराबर होता है, यानी आपतन कोण नॉर्मल सा ट्रिक है। कोण आई इक्वल टू कोण आर। दूसरा नियम कोण आई इक्वल टू कोण आर। पहला नियम आपतित किरण, आने वाली किरण, परावर्तित किरण, दर्पण से टकरा कर लौटने वाली किरण। ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, दर्पण से आने वाली प्रकाश किरण,
परावर्तित किरण, दर्पण से टकराकर लौटने वाली प्रकाश किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, इसलिए कोण आई बराबर कोण आर। यहां तक इसका नियम क्लियर। अब देखते हैं आगे का नियम, ठीक है। आगे का नियम देखते हैं, ये नियम हो गया। अब देखो, अब आपको किरण के बारे में बताता है, यहां तक तो क्लियर हो गया, आपतन परावर्तन के बारे में आप जान लिए। अब हम मेनली डिफिनेशन देखते हैं, कौन कौन सी किरणें हैं, कौन कौन सी नहीं, फिर समतल दर्पण पे विस्तृत चर्चा करेंगे। देखो, पहला है चौथा आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब। एक और यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं 5 नंबर करके, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, और एक और होता है हमारा परावर्तक पृष्ठ। पृष्ठ इसके बारे में देखते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण, आपतित किरण का मतलब बाबू आने वाली किरणों को, कौन सी किरणों को, आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरणों को, आने वाली किरण को आने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण। दर्पण से टकराकर, दर्पण से टकराकर जाने वाली किरण को, सॉरी ये परावर्तक पृष्ठ है। तो पहले हम यहाँ पे अपवर्तित किरण ही देख लेते हैं, अपवर्तित किरण का लिख रहे हैं तो अपवर्तित किरण 2 नंबर पे देख लेते हैं। अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ठीक है, अभी देखते हैं। अपवर्तित किरण दर्पण से टकराकर, दर्पण से टकराकर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण। आपका यहां पर है, फिर कौन सा हम बिंदु छोड़े थे, अपवर्तक पृष्ठ, सॉरी परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। तो बाबू ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिससे किरण टकराकर वापस लौटती है, लौटती है, उसे अपवर्तक पृष्ठ, पृष्ठ। आपतन बिंदु, आपतित किरण, आपतित किरण तथा
परावर्तित किरण, वर्तित किरण, किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है। अभिलंब, आपतित किरण, किरण तथा परावर्तित किरण, किरण के बीच खींची गई काल्पनिक रेखा, खींची गई काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, ध्यान समझ लीजिए फिर से इसको। आपतित किरण, आपतित किरण का मतलब आने वाले किरण, आपतित किरण, आने वाले किरण को आपतित किरण। अगर कोई आपकी ओर आ रहा है, धीरे धीरे इमेजिन करो, फील करो, कोई आपकी तरफ आ रहा है, धीरे धीरे कोई आपकी तरफ आ रहा है, तो किरण कौन सी होगी? अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। यहाँ पर ये सोचो, कोई किरण आपकी तरफ आ रही है, कोई आ रहा है, तो आपतित किरण। फिर अब परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण दर्पण से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। किससे टकराकर? दर्पण से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिससे किरण टकराकर वापस लौटती है, उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ, आपतन बिंदु, आपतित किरण था परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब भी इसी बिंदु पर मिलता है। अभिलंब आपतित किरण था परावर्तित किरण को विभाजित करने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम जानेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब से आप अच्छे से पढ़ते रहिए और बढ़िया से रहिए, समझते रहिए। ठीक है।